कीमोथेरेपी में कई तरह की दवाइयाँ होती है। कीमोथेरेपी एक नाम है, पर इसमें एक दवा नहीं होती है। इसमें समझिए कि 500 1000 दवाइयाँ हैं। और कौन सी दवा हम दे रहे हैं, साइड इफेक्ट भी उसी के दवाइयों के हिसाब से होता है। पर अगर जनरल इन जनरल बात करें तो साइड इफेक्ट्स को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। एक तो जिस दिन कीमोथेरेपी दिया जाता है उस दिन पेशेंट को क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। दूसरा, जब पेशेंट घर में जाता है तो उसको विद इन 1 2 सप्ताह के अंदर में उस तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तीसरा, जब 6 महीना 1 साल 2 साल हो गया पेशेंट का ऑलरेडी ट्रीटमेंट कंप्लीट है, उस समय जो है उसको हम लेट साइड इफेक्ट कहते हैं। तो ये साइड इफेक्ट्स इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। अब जिस दिन कीमोथेरेपी देना है उसमें पेशेंट को साइड इफेक्ट में एक तो जब दवा लगाते हैं, तो जैसे किसी को भी कोई बोतल लगाते हैं, आई फूड वगैरह, तो उससे रिएक्शन होते हैं, इंस्टेंट एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। तो कीमोथेरेपी जब बॉडी में जाता है तो एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। उस समय उसका सीवियरिटी ज्यादा हो सकता है, उसको हम सीरियस एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं, एनाफिलैक्टिक शॉक भी कहते हैं। जबकि आईसीयू में ऐसे मरीजों को हमें रखना पड़ता है, इमीडिएटली दवा बंद करनी पड़ती है, जो कि कम इंसिडेंस है। पहले जैसा नहीं, पहले ज्यादा होता था। अब दवाइयाँ हम कीमो जब भी देते हैं उससे पहले हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जिसे हम प्री मेडिकेशन कहते हैं, ताकि पेशेंट को साइड इफेक्ट ना हो। सेकेंड थिंग, कीमोथेरेपी देते समय पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, तो ये एक टेंडेंसी होता है। तीसरा, जब पेशेंट घर में जाता है नेक्स्ट डे या इवनिंग में, तो नेक्स्ट 2 3 डेज 5 डेज तक उसको वोमिटिंग का रिस्क रहता है। इस दौरान कुछ लोगों को लूज मोशन का रिस्क रहता है, भूख कम हो जाता है, एपेटाइट कम होता है, वीकनेस लगता है। 5 to 10 डेज का जो पीरियड है, कुछ पेशेंट्स में देखा गया है कि ब्लड में चेंजेस आते हैं, खासकर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इनका वैल्यू कम हो जाता है। तो हमें पहले से पता होता है कि किस मरीज को कौन सा कीमोथेरेपी हम दे रहे हैं, और किस मरीज में रिस्क है कि घर में जाके डब्ल्यूबीसी कम हो सकते हैं। डब्ल्यूबीसी कम होने से पेशेंट को इन्फेक्शन होगा, वो वापस हॉस्पिटल में आएगा या घर में शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे पेशेंट को हम एहतियात के तौर पे उनको समझाते हैं कि फीवर आने पे आपको इमीडिएटली वापस आना है, ताकि एंटीबायोटिक देना होगा और ब्लड टेस्ट करना होगा। और कुछ पेशेंट्स में हम लोग पहले से कुछ इंजेक्शन हैं जिनसे कि डब्ल्यूबीसी कम नीचे जाता है, तो कीमोथेरेपी के बाद दे करके घर भेजते हैं। कीमोथेरेपी का जो हम ट्रीटमेंट खत्म करते हैं उसमें ऐसा देखा गया है कि ड्यूरिंग कीमोथेरेपी या बाद तक कुछ लोगों में हेयर फॉल होता है। तो हेयर फॉल इसलिए होता है कि हेयर सेल्स जो है वो रैपिडली मल्टीप्लाई होता है। ऐसा एक माउथ में और पेट के अंदर भी जो सेल्स होते हैं वो थोड़ा सा नाजुक होते हैं, वो भी रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। उनमें कीमोथेरेपी साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। मुंह में छाले बन सकते हैं, पेट के अंदर छाले बनते हैं, हेयर का लॉस हो जाता है। पर ये सब बाद में रिकवर कर जाता है, 100% रिकवरी हो जाता है। कीमोथेरेपी खत्म होने के ज्यादातर लोगों में रिकवरी हो जाता है। तो लेट अगर साइड इफेक्ट्स देखें तो कुछ लोगों में इनफर्टिलिटी हो जाता है। कुछ कीमोथेरेपी की ड्रग्स ओवरी या टेस्टिस में उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, उससे पर्सन स्टेराइल हो सकते हैं, बाद में उन्हें संतान नहीं होती, ऐसा भी सिचुएशन आता है। तो अगर इस तरह की कीमोथेरेपी हम दे रहे हैं तो पेशेंट्स को हम कहते हैं कि आप अपना ओवरी या टेस्टिस ओवा या स्पर्म लेके बैंक में आप प्रिजर्व कर लीजिए, ताकि बाद में आपको fertility का इश्यू आ सकता है, उसमें ये हेल्प करेगा। ऐसे सजेशन आजकल हम लोग देते हैं। एंड देयर आर समटाइम्स क्या होता है, उस कीमोथेरेपी से सेकंड कैंसर भी होता है। देखा गया है कि कुछ सालों बाद इसमें ब्लड कैंसर लेकर आवा, उसका इंसिडेंस कम है, ज्यादा नहीं है। But yes, there are some serious side effects। और अब तो कीमोथेरेपी का मात्रा कम हो गया, कैंसर में हम लोग इम्यूनोथेरेपी ज्यादा यूज, एंड देयर इज अनदर ग्रुप टारगेटेड थेरेपी कहते हैं, उसका भी हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। हेयर सेल्स जो होते हैं, हेयर फॉलिकल्स, वो थोड़ा नाजुक होते हैं। बॉडी में कई तरह के सेल्स होते हैं, एक सेल्स होता है जो है बॉडी में सालों साल रहेगा, वो वैसा ही रहेगा। जो हमारे हेयर सेल्स हैं, जो म्यूकोजा है माउथ
या जीआई ट्रैक्ट, ये सेल्स क्या है, रैपिडली ये अपने को चेंज करते रहते हैं। ये मल्टीप्लाई करेंगे, इनका डेथ हो जाएगा, नए बनते रहते हैं। तो उस प्रोसेस में इनके जो सेल के अंदर होता है, कई फेजेज होते हैं सेल साइकिल में, सेल के रीजनरेशन साइकिल में। तो दे आर एक्सपोज, उस फेजेज में कीमोथेरेपी जाके एक्ट करती है और इनको, इनका डेथ हो जाता है। तो इस वजह से हेयर फॉल का साइड इफेक्ट ज्यादा होता है। जो सेल्स रेजिस्टेंट होते हैं, जो मल्टीप्लाई नहीं करते रेपिडली, उनमें कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये कीमोथेरेपी की ड्रग पेनिट्रेट नहीं कर पाती है रेजिस्टेंस। हेयर फॉल नॉर्मली पेशेंट्स में ये देखा गया है कि जो सेकंड साइकिल कीमोथेरेपी का है, समय से ज्यादा मिलता है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी, इसमें पीक रहता है। ये फिफ्थ सिक्स तक वो यूजुअली विग लगाने लगते हैं या फिर ये कैप वगैरह यूज करते हैं। और कीमोथेरेपी खत्म होने के बाद फिर से रीजनरेट होने लगता है कुछ महीने में, 2-3 महीना से 6 महीने के पीरियड में। और ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा कीमोथेरेपी दिया है। सारी कीमोथेरेपी से आपको नहीं। कोशिश की जाती है, उसमें एक टेक्निक आता है जिसे स्काल्प कूलिंग कहते हैं। उसमें क्या होता है कि स्पेशल टाइप की मशीन आती है, हेलमेट टाइप का रीजन। तो इसमें क्या होता है कि वो कीमोथेरेपी में देना है उसको कुछ समय घंटे पहले स्टार्ट करके स्टार्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको कम कर दिया जाता है, ताकि कीमोथेरेपी ब्लड सप्लाई स्काल्प वाले एरिया में कम हो, और उससे हेयर फॉल का इंसिडेंस कम किया जाता है। 100% तो नहीं प्रिवेंट होता, बट वो एक टेक्निक है जो कि कुछ सेंटर्स में है और सेंटर्स में नहीं। अमेरिका वगैरह में, यूएस वगैरह में ज्यादा यूज होता है। दूसरा ये है कि हम उन दवाइयों का चयन करें जिससे कि हेयर फॉल का इंसिडेंस कम होता है। जैसे कि आजकल इम्यूनोथेरेपी दिया जाता है, टारगेटेड थेरेपी दिया जाता है। उन दवाइयों से जो हेयर फॉल होता है कैंसर की, उसका इंसिडेंस कम। 100% वापस से बाल सभी के आते हैं। मीडियन हमने नोटिस किया है कि 3 months to 6 month का पीरियड है, उसमें काफी लोग को बाल वापस आ जाते हैं। ऐसा भी हमने देखा है कि कुछ लोगों के सफेद बाल जिनके पहले थे उनके ब्लैक कलर के बाल आए। ऐसी भी सिचुएशन देखी। तो बाल तो सभी क्या जाते हैं, कलर चेंजेस भी होते हैं।